नमस्ते साथियों, आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और 17 बीपीएससी प्रीलिम 2024 में मैंने बोला था पीवाईक्यू सीरीज़ के लिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक जितने पूछे गए हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है जिसको मैंने कहा था एचएसपीसी यानी कि हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और आपके करेंट्स, उसके सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। उस क्रम में सबसे पहले आपको बाकी अदर सब्जेक्ट भी आएंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी के, लेकिन उस क्रम में सबसे पहला वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का है, क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न जो है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करके लेके चल रहा हूँ। और इसमें जो है 38वीं बीपीएससी से लेकर 69 बीपीएससी तक के सारे प्रश्न पीसीएस के पूछे गए हैं। इसके अलावा जो टीआरई 1, 2, 3 हुए हैं टीचर के एग्ज़ाम, उसके भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। इसके अलावा असिस्टेंट बीपीएससी के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है, क्योंकि आयोग वही है, प्रश्न इधर का उधर रिपीट कर देगा। ठीक है, तो ये सीरीज जो होगा 600 प्लस क्वेश्चन है, 661 क्वेश्चन है। 2-3 पार्ट में इसको मैं लेके आऊँगा। तो उसका ये पहला पार्ट है जिसमें से आप इसको डिटेल में देखेंगे। अदर वीडियोस यूट्यूब पे पड़े और इस वीडियोस में बस अंतर यही है, मैं भी चाहता तो इसको एक वीडियो में कंप्लीट करवा देता, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हूँ अच्छे से। उससे फ़ायदा ये होगा कि टॉपिक वाइज है और एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आयोग पूछा है तो उसके इर्द गिर्द से जो सवाल बनेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सेम वही सवाल बनेंगे, उसके इर्द गिर्द से जो भी प्रश्न निकल के आ रहा है या ऑप्शन से, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जितना मैं टॉपिक करवाऊंगा सारे टॉपिक्स आपके एक तरह से क्लियर होते जाएंगे। बाकी जो मैं टॉपिक करवाने वाला हूँ इसमें से 80% टॉपिक के आपके डिटेल वीडियोज़ मेरे चैनल पर उपलब्ध है। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आपके वीडियोज़ मिल जाएंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टॉपिक पहला कवर किया है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इस क्रम में पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था। पुर्तगाली जो उपनिवेश थे उसके प्रथम वायसराय का नाम पूछा गया है। तो इसमें करना क्या है, आपको भी क्वेश्चन के आंसर देने हैं ताकि आपको पता चल सके कि प्रीवियस ईयर आप कितना बना पा रहे हैं। ठीक है, तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो था अल्मीडा बन के आया था। कौन? अल्मीडा बन के आया था। कब? 1505 में अल्मीडा बन के आया था। और हिंद महासागर में इसने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसने क्या चलाया? ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। पूछा जाता है इसको कि इंग्लिश में भी याद रखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी या नीला जल नीति किसने चलाया था? तो अल्मीडा के द्वारा ही चलाया गया था, और ये पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कहलाता है। इसके बाद से दूसरा वायसराय आता है 1509 में, जिसका नाम है क्या? अल्बुकर, जो सामने आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। वास्को डी गामा के बारे में बात करें तो प्रथम भारत में आने वाला यूरोपीय व्यापारी जो था वास्को डी गामा ही था, जो मई 1498 में भारत आया था और कालीकट में उतरा था। ठीक है, जेमोरी ने इसका स्वागत किया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कई चीज़ें मैं लिखूंगा नहीं, आपको सुनना है केवल ध्यान से। अब जो आते हैं यूरोपीय कंपनी, उनका क्रम पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगीज़ आए, पुर्तगीज़ के बाद से पुर्तगाली आए, डच आए, डच के बाद से आपके अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद से कौन आए? अंग्रेज के बाद से डेंस आए और डेंस के बाद से फ्रांसीसी आए। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद से डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद से डेंस और फिर फ्रांसीसी। तो पूछता है सबसे पहले कि कौन आए थे, तो पुर्तगाली, और पुर्तगाली में कौन? वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा हुआ कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था। ये 2 बार प्रश्न अब ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा गया था। तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग करने वाला ये लोग पहले कौन थे? पुर्तगीज ही थे। तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली थे। ठीक है, याद रखिएगा पुर्तगालियों ने अपनी पहली जिन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी, इनको याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो था कोची में स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और फ्रांसीसी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की गई थी। और अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में स्थापित किया था, लेकिन उसको पहला नहीं माना जाता है। पश्चिमी तट 1613 में आपको सूरत वाला पहला फैक्ट्री माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाए डच ने मसूलीपट्टनम में, कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और तंजौर या ट्रावनकोर कहा जाता है, तंजौर या ट्रावनकोर
में पहली फैक्ट्री किसने स्थापित की? डेंसी ने, डेंस लोगों ने स्थापित किया था। तो इन सारे प्रश्नों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पुर्तगाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ध्यान रखिएगा कि 1613 में पश्चिमी तट पर पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ पर? सूरत में स्थापित की थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको हॉकिंस दरबार में गया था, आपको ध्यान रखिएगा 1609 में हॉकिंस जो था दरबार में गया था। इसके अलावा एक बार और दरबार में 1615 में कौन गया था? और उस समय जब हॉकिंस जाता है तो उस समय जहांगीर उस समय वहाँ का शासक हुआ करता था मुगल का, और कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने आगरा में इसका उपस्थित दरबार में स्वागत किया और इसे 400 मनसब प्रदान किया। वहाँ मनसब होता था, माने कि 400 मनसब प्रदान किया और इन्होंने इंग्लिश खां की उपाधि दी। तो पूछा जाएगा इंग्लिश खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखिएगा जहांगीर के द्वारा। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। कहीं की 1608 लिखता है, कहीं की 1609 लिखता है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा टॉम्स रो जो था 1615 में आपको गया था ब्रिटेन। ये भी किसका दूत था? ब्रिटेन के राजा जो थे जेम्स प्रथम, दोनों किसके दूत थे? इसी के दूत थे। पहला कौन आया था? ध्यान रखिएगा दरबार में, तो कैप्टन हॉकिंस आया था। दूसरा आपके जिसका नाम था आपके थॉमस रो या थॉमस रो कहा जाता है, ये आया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों के स्वाली के स्थान पर हराया था? तो ध्यान रखिए थॉमस बेस्ट इसका नाम था। थॉमस बेस्ट जो था पुर्तगालियों को पहली बार हराया था। कहाँ पर? आपके अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट इसका नाम हो जाएगा। थॉमस रो के बारे में मैंने बताया था, ये भी आया था, हॉकिंस भी आया था, दोनों का क्रम मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में सारा मैं करवा चुका हूँ। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री जो था 1632 में स्थापित करता है, जो पटना कॉलेज का कौन सा है? उत्तरी गेट है। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा एक और सवाल पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1651 में। इन्होंने प्रयास किया था एक बार 1620 में, लेकिन वह सफल रहा था। 1651 में सफलतम इन्होंने प्रयास किया था। इस बात को ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डच इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना कब स्थापित किया था? देखिए एक बार और पूछा गया इस प्रश्न को, तो क्या हो जाएगा? 1632 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 69वीं में भी पूछा था, और अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि एक बार और इसको पूछा था, 65वीं में भी पूछा था। मतलब मैं जानबूझ के रिपीट करके लाया हूँ अगर पूछा है 2 बार तो, ताकि आपको एहसास हो सके कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों और अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों से फ्रांसीसियों के युद्ध हुए, उसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें कितने कर्नाटक युद्ध हुए हैं? टोटल 3 हुए थे। पहला क्या था? फर्स्ट वाला था 1746 से लेकर 1748 तक पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था, और इस समय एक संधि हुई थी 1748 में, जिसको एला सापिल की संधि कहा जाता है। याद भी रखिएगा, मैं हर चीज़ लिखूंगा नहीं क्योंकि जगह की कमी है। और दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से लेकर 1754 तक, और इसमें 1754 में अंतिम में ही संधि होगा ना, पांडिचेरी की संधि हुई थी, ठीक है। पहले वाले युद्ध में याद रखिएगा फ्रांसीसी विजयी हुए थे, लेकिन इसमें दूसरे वाले में विजय नहीं, लेकिन अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा था। और तीसरा जो युद्ध हुआ था 1756 से लेकर 63 के बीच हुआ था, और 63 में आपको कौन सा युद्ध हुआ था? आपकी सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है इसको। तो इसमें पेरिस संधि 1763 में हुई थी। तो पूछा जाएगा कि पेरिस संधि कब हुई थी? 1763 में, याद रखिएगा। और ये किसका परिणाम था पेरिस संधि वाला? आपको पता होगा कि वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था भाई? 22 जनवरी 1760 को। पूछा जाएगा कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 को। किसके बीच में हुआ था भाई? तो याद रखिए अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में, और यहाँ पर फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। अब इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न को देखने की कोशिश करते हैं कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? इसका तत्कालिक कारण था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर देना। कि अंग्रेज जो थे फ्रांसीसी जहाज़ को क्या किए थे? अधिग्रहित कर लिए थे, जिसमें आपको इसी के कारण अंग्रेजों फ्रांसीसियों ने क्या किया? इसका
विरोध किया और इसी के परिप्रेक्ष्य में आपको 1746 से लेकर 1748 में क्या होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध संपन्न होता है। चलिए यही ना कहते हैं कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया और उसी एक्सप्लेन से देखिए क्वेश्चन बन गया, इसीलिए कभी स्किप मत करिए एक्सप्लेन को। 1760 का प्रसिद्ध वंडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, तो आपको पता है किसके द्वारा खिलाफ भाई, ये फ्रांसीसियों के खिलाफ वंडीवास का युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे, मैंने बताया था। और अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था किसने किया था, आयरकुट ने किया था। किसने, आयरकुट, इस नाम को ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकुट ने किया था और फ्रांसीसी जो था आपका, उसका नेतृत्व कौन किया था, डी लाली नाम था। किसका नाम था, डी लाली। ये भी प्रश्न दो बार पूछा जा चुका है कि फ्रांसीसी का डी लाली ने किया था और अंग्रेजों का आयरकुट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होते थे। तो बिहार ही वो क्षेत्र था जहां से यूरोपियों को महत्वपूर्ण सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ठीक है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सेम प्रश्न 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया है और सेम प्रश्न 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैचिंग वाला क्वेश्चन है, कुट वाला। इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन क्या है आपके करेक्ट हैं। ऑप्शन आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ, एक बार यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि क्रिस्टोफर कोलंबस है, जैक्स कार्टियर है, सर फ्रांसिस ड्रेक है, उसके बाद से फर्डिनेंड मैगेलन है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोलंबस कहाँ का था। कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस जो था इटली का यात्री था, तो ये आपका ए का 3 हो जाएगा, 2 ऑप्शन में है। उसके अलावा बात किया जाए जैक्स कार्टियर कहाँ का था, ये फ्रांसीसी था, तो जैक्स कार्टियर का चला जाएगा फ्रांसीसी के संबंध में। उसके बाद से सर फ्रांसिस ड्रेक जो था ये यूनाइटेड किंगडम का, यूके का मतलब इंग्लैंड का हुआ करता था, यूनाइटेड किंगडम का। तो क्या हो गया, तो ये 4 हो गया था, ये 2 हो गया और एक बच गया कौन सा, फर्डिनेंड मैगेलन, तो ये कहाँ का, पुर्तगाल का था। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और काफ़ी अच्छे स्तर का ये प्रश्न था। ऐसी वास्को डी गामा या फिर किसी और का देखिए आपको मैच करने के लिए पूछ सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कह रहे कि इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है और कॉर्नवालिस जो था 2 बार गवर्नर जनरल बन के आया था भारत में। कभी 1758 लिखता है, कभी 57 लिखता है। 60 तक पहला टर्म पीरियड था और दूसरा टर्म पीरियड इसका 1765 से क्या था, 67 था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले टर्म पीरियड के समय ही इसके समय क्या हुआ, 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला के साथ प्लासी की लड़ाई होती है, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है और नींव पड़ती है अंग्रेजी शासन की। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आपको दूसरी बार जब आता है तो द्वैत शासन की शुरुआत करता है आपको 1765 में, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको कमेंट करके बताना है डेट सहित बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया। तो ध्यान रखिएगा, बक्सर की जब लड़ाई हुई तो एक संधि हुई जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 12 अगस्त 1765 को हुई थी। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, अभी हमने आपसे पूछा, तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध में कौन कौन से थे ये भी ध्यान रखिएगा। 2 पक्ष हो गए, एक पक्ष में कौन थे आपके, मीर कासिम था, सुन लीजिए ध्यान से, मीर कासिम था। और कौन था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था। और तीसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। मैंने कहा कि पहले पक्ष में मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। और एक पक्ष में अंग्रेज लोग थे, दोनों में लड़ाइयाँ हुई और ये लड़ाई में आपके अंग्रेज विजयी रहते हैं। और इसी क्रम में एक संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इस अंतर्गत 2 संधियाँ हुई थी, आगे चल के इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब इसमें दिए गए और संधियों के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सालबाई की संधि पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, सालबाई की संधि कब हुई थी, ये हुई थी आपके 3 युद्ध हुए थे मराठा के। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और उसमें आपको 1782 में अंग्रेजों और मराठों के बीच में सालबाई की संधि संपन्न हुई थी। अगर मैं पूछूं आपसे कि इलाहाबाद की संधि, अभी हमने बात की 1765 में संपन्न हुई थी। वहीं बात किया जाए बेसिन की संधि, ये भी अंग्रेजों और मराठों के बीच में 1802 में संपन्न हुई थी। उसके बाद से उस समय पेशवा कौन हुआ करता था, आपको कमेंट करके बताना है। बाजीराव उस समय पेशवा हुआ करता था। ठीक है,
बाजीराव द्वितीय, ठीक है। उसके बाद से सुगौली की संधि अंग्रेजों और नेपाल के बीच में हुआ था। नेपाल के राजा हरि सिंह हुआ करते थे। 1816 में सुगौली की संधि आपकी संपन्न हुई, मार्च 1816 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद की संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया? तो आपको पता है, फिर से याद करिए, 1765 में आपकी किसकी संधि हुई थी? आपकी सालबाई ये आपके इलाहाबाद की संधि हुई थी। और उसके बाद से मुर्शिदाबाद के उप दीवान नियुक्त किया गया था किसे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि मोहम्मद रज़ा खां को। तो इसका आपको मोहम्मद रज़ा खां को नियुक्त किया गया था आपके मुर्शिदाबाद का। वही बात किया जाए आपका तो बिहार का और बिहार का नियुक्त किया गया था आपको किसका? सीताब राय को। तो इसको भी आपको ध्यान रखिएगा। बिहार उस समय क्या था आपको पता है? बिहार, उड़ीसा और बंगाल था। अगले प्रश्न पर आते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त की, मतलब प्रदान की? तो ध्यान रखिएगा, 12 अगस्त 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसी के अंतर्गत दीवानी प्रदान की थी किसने? शाह आलम द्वितीय ने। क्योंकि एक पक्ष में शाह आलम द्वितीय था, मैंने आपको बताया था। उसके बाद से अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, और एक कौन था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम था। तो 1765, 12 अगस्त 1765 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो मैंने पहले ही कहा कि द्वैत शासन जो था बंगाल में बाद में 1765 में स्टार्ट किया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, जिसको वारेन हेस्टिंग्स 1772 में खत्म करता है। लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे पहले जन्मदाता कौन था, तो सर लियोनिल कार्टिस इसका नाम था। तो ध्यान रखिएगा, सर लियोनिल कार्टिस जो था द्वैत शासन का जनक माना जाता है। ये 64वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की? तो बंगाल में बोला है, तो बंगाल में किसके द्वारा? अभी हमने बताया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में इसको शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने सिंध विजय कर उसका अधिग्रहण किया था? तो सिंध का विजय 1843 में किया जाता है। और उस समय आपको नेपियर के इसमें, हाथ स्लीमन उस समय गवर्नर हुआ करता था, लेकिन नेपियर का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो नेपियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपियर ने कहा था कि सिंध विजय पूंछ की तरह एक स्टेटमेंट बोला था। स्टेटमेंट एक बार आप लोग देख लीजिएगा। स्लीमन का योगदान किस में था? स्लीमन का योगदान था ठगी प्रथा को खत्म करने में। यानी विलियम बेंटिक के समय जो ठगी प्रथा पे पाबंदी लगाई गई थी, ठगी प्रथा को खत्म करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? आपको पता है कि अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। और फूट डालो या फिर बांटो और राज करो, यानी सांप्रदायिकता फैलाओ, ऊंच नीच फैलाओ, गरीब अमीर फैलाओ और इन पे राज करो। तो इसका क्या हो जाएगा? बांटो और राज करो की नीति के कारण उसने किया था। ये 2023 में टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत की? तो ध्यान रखिए कि बंगाल में महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा की जाती है। और ये आपको पूछा गया है, 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है। इस महलवाड़ी बंदोबस्त में क्या था कि मोहल्ला का एक प्रमुख चुना जाता था और उन्हीं से लगान को लेके क्या किया जाता था? सारा जो माप तौल था लिया जाता था, दिया जाता था। तो इस बात को ध्यान रखना है। महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत आपको किसके द्वारा की गई थी? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए, इनका कई बार पूछा जाता है कि इनका प्रतिशत, तो 30% भूमि पर क्या था? महलवाड़ी बंदोबस्त था। इस बात को ध्यान रखिएगा, किस पे? 30% भूमि पर महलवाड़ी बंदोबस्त था। वहीं 70% पे कौन सा था? रैयतवाड़ी था। तो याद रखिए, एम महलवाड़ी 30% भूमि पे पूछा गया क्वेश्चन ये, और रैयतवाड़ी 70% भूमि पे, और 19% भूमि पे कौन सा बंदोबस्त था? तो ध्यान रखना है, अस्थाई बंदोबस्त था। अब तीनों की शुरुआत की बात की जाए तो महलवाड़ी बंदोबस्त की बात किया गया था, तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। वहीं अगर रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात किया जाए तो इसको दक्षिण भारत में मुख्यतः मद्रास और बम्बई में स्टार्ट किया गया था। और इसके मुनरो और कैप्टन रीड क्या थे? इसके प्रमुख जन्मदाता माने जाते हैं। याद रखिए, मुनरो और कैप्टन रीड। वहीं अगर बात किया जाए अस्थाई बंदोबस्त का, तो कर्नवालिस क्या था? अस्थाई बंदोबस्त का क्या था? जन्मदाता माना जाता है। ये प्रश्न देखिए, बंगाल लिखा हुआ है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार को कब मिलाया गया? तो ध्यान रखिएगा, 1733 में बंगाल प्रांत को बिहार के प्रांत को बंगाल के साथ मिलाया गया। और उस समय बंगाल का नवाब कौन था? याद रखिएगा इस बात को कि नवाब शुजाउद्दौला था। ठीक है, बाद में चल के फिर बंगाल का विभाजन होता है एक बार 1905 में, और बिहार से फिर बंगाल से बिहार अलग होता है 1912 में, एक बात ध्यान रखिएगा।
और उसके बाद 1936 में बिहार से बंगाल से उड़ीसा जो है अलग हो जाता है और बिहार से, और उसके बाद से फिर से 2000 में 15 नवंबर 2000 को फिर से झारखंड जो है फिर विभाजित होता है बिहार से, ध्यान रखिएगा। एक नए टॉपिक पे हम लोग आ गए, क्षत्रिय राज पंजाब और मैसूर। अब इसके प्रश्न जितने पूछेंगे आज तक इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो आपको पता है श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष फिलिंग द ब्लैंक्स में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मंगलुरु की संधि हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि मंगलुरु की संधि कब संपन्न हुई थी? 1784 में। और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अगर आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए और इसका डिटेल देखा जाए तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था। किसके बीच में? अंग्रेजों और मैसूर के शासक के बीच में। हैदर अली उस समय जो था, जो टीपू सुल्तान का पिता हुआ करता था, और उस समय एक संधि पर हस्ताक्षर होता था जिसको कहा जाता है मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि कब होती है? 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मद्रास की संधि संपन्न होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात किया जाए तो दूसरा वाला हुआ था 1780 से लेके 84 के बीच में हुआ था, और उस समय हैदर अली इसी युद्ध में मारा जाता है। तो पूछा जाएगा कि हैदर अली किस युद्ध में मारा गया था? तो ध्यान रखिएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली किया गया था, मारा गया था। और इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कई बार कि 1782 में इसको मार दिया गया था। और एक इसी समय संधि होती है जिसको अभी आपको एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सी संधि? इसको मंगलौर की संधि के नाम से जानते हैं, जो कि 1784 में संपन्न हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से लेकर 92, उस समय कर्नवालिस हुआ करता है। और इसी में 1792 में एक संधि होती है, उस संधि को हम लोग श्रीरंगपट्टनम की संधि कहते हैं, और इसमें टीपू सुल्तान क्या होता है? पराजित होता है। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध संपन्न होता है कब? आपको 1799 में, उस समय भी टीपू सुल्तान हुआ करता है, और इसी में टीपू सुल्तान जो है मारा जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1799 में, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको हैदर अली मारा जाता है, वही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको टीपू सुल्तान मारा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अभी हमने बात किया था अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और टीपू सुल्तान 21वीं में हुआ था 1790 से लेकर 92 में जो युद्ध चला था, उसी में 1792 में क्या हुआ था? आपको ये युद्ध हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, पूरा चैप्टर का चैप्टर आपका क्लियर होते जाएगा। अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त की थी, किससे प्राप्त की थी? शाह शुजा से प्राप्त की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसको 1900 में पारित किया गया था। 63वीं बीपीएससी में पूछा है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पास किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, जिसमें कृषि की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित करने को समाप्त किया गया। यानी कृषि भूमि जो था, गैर कृषक यानी जो किसान लोग नहीं थे उनको हस्तांतरित दिया नहीं जा सकता था। जो किसान है उन्हीं को कृषि भूमि हस्तांतरित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से? तो ध्यान रखिएगा, अंबाबाई के संबंध किससे था भाई? आपको कर्नाटक से संबंध था। चलिए अब गवर्नर जनरल वाला चैप्टर पे चले जाते हैं। अपने मैंने चैनल पर इसको डिटेल में करवाया है, क्वेश्चन और आपके थ्योरीज दोनों। तो जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसी को कवर कर रहा हूँ। यहाँ से खूब सवाल पूछा जाता है। तो कह रहे हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। अगर पूछा जाए कि बंगाल का, किसका? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? जनरल नहीं, गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिए वारेन हेस्टिंग था। मैंने क्या बोला? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? आपकी रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत अगर लग जाए तो विलियम बेंटिक था। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पूछा जाएगा कि वायसराय भारत का कौन था पहला? तो कैनिंग था। अगर वहीं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर श्री राजागोपालाचारी थे। इनको बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हो जाएगा, पूछा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का पूछा है तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको पता है लॉर्ड क्लाइव को। और मैंने बताया था कि प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ था, उसी में आपको माना जाता है। ठगी प्रथा के उन्मूलन में स्लीमन की आपको अच्छी खासी
योगदान था। उसी के बाद मेयो का कार्यकाल था 1869 से लेकर 72 में, और मेयो के कार्यकाल में ही भारत की प्रथम जनगणना शुरुआत की गई थी। भले नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय स्टार्ट किया गया था। और अंडमान निकोबार जब घूम रहा था तो लॉर्ड मेयो का एक अफरीदी नामक जो कैदी था जिसके द्वारा मार दिया गया था मेयो को। अगला प्रश्न है कि कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। निम्नलिखित में से भारत में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किसने किया? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, स्टार्ट किसने किया था भाई? स्टार्ट किया था आपको लॉर्ड क्लाइव ने स्टार्ट किया था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में ख़त्म किया। कब स्टार्ट किया था? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था इसको। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त जो है कर्नवालिस के समय 1793 में स्टार्ट की गई थी, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो कैप्टन स्लीमन था, लेकिन विलियम बेंटिक क्या था? उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसका कार्यकाल 1828 से लेकर 35 कार्यकाल था। ठीक है, अगर बात किया जाए विलियम बेंटिक के बारे में, तो विलियम बेंटिक में भारत में सुधारों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था ये। उसके बाद से इसने मैसूर को 1831 में और कुर्क को 1834 में कुशासन के आधार पर मिला लिया था। 1829 में इसने क्या किया था? सती प्रथा को समाप्त किया था। उसके अलावा कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 में इसने क्या किया था? ठगी प्रथा को समाप्त किया था। मैकाले घोषणा पत्र 1835 में इसी के समय जारी किया गया, जिसमें भारत के शिक्षा का माध्यम इंग्लिश कहा गया, और ये भारत में सबसे उदारवादी गवर्नर जनरल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? श्रेय किसको देते हैं हम लोग? कैप्टन स्लीमन भी हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैप्टन स्लीमन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 2 बार पूछा जा चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं सामाजिक धार्मिक प्रथा और गवर्नर जनरल से लगातार बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो को कमेंट में कहिएगा तो 1-2 वीडियोस का मैं लिंक दे दूंगा गवर्नर जनरल, या उसको आप अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे कि भारत में प्रथम रेल लाइन कब बिछाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेल लाइन जो बिछाई गई थी डलहौजी के कार्यकाल में स्टार्ट किया गया था। और डलहौजी के कार्यकाल में बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी। और किसके बीच में बिछाई गई थी? आप ध्यान रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच में, और 34 किलोमीटर क्या थी ये लाइन थी, और कंपनी का नाम इंडियन पेनिनसुलर था। अगर बात किया जाए डलहौजी के बारे में, तो डलहौजी का शासनकाल जो था, इसका टर्म ये ध्यान रखिएगा 1848 से लेकर 56 तक था। और कुशासन के आरोप पे भी क्या किया था ये विलय किया था अवध को। इसके अलावा इसी के समय आपको व्यवगत सिद्धांत भी चलाया गया। इसी के समय इंडियन पोस्ट एक्ट चलाया गया था 1854 में, पोस्ट ऑफिस एक्ट चलाया गया था। लोक सेवा विभाग की शुरुआत 1854 में की गई थी। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो शिक्षा से संबंधित 1854 में स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा पहली बार तार से बिजली चलने से संचालित एक सेवा तार सेवा स्टार्ट किया 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से आगरा तक। इसने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था शिमला को बनाया था, और व्यवगत सिद्धांत के कारण ये बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया, जिसमें सबसे पहले सतारा 1848 में, जैतपुर संबलपुर 1849 में, बघात 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, और करौली 1855 में था। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ही उसने अवध में नवाब वाजिद अली शाह था, उसको क्या किया? अवध को मिला लिया। सारी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, लिख इसलिए नहीं रहा हूँ हर चीज़ की, आपको परेशानी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं ऑप्शंस की बात किया जाए, तो सबसे पहले हम लॉर्ड लिटन की बात कर लेते हैं। डलहौजी की बात हो गई, आपको लॉर्ड वेलेस्ली की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 1798 से 1805 तक ही रहा था, और इसने सहायक संधि के आधार पर बहुत सारे राज्यों को वेलेस्ली भी हड़पा था। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1798 से 1805 कार्यकाल था, और सहायक संधि की शुरुआत मतलब इस समय इसी के द्वारा की जाती है। ठीक है, और एक्चुअल सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले माना जाता है। और सहायक संधि के द्वारा सबसे पहले हैदराबाद को 1798 में, मैसूर तंजौर को 1799 में, अवध को 1801 में, मराठा पेशवा को 1802 में, बरार भोसले को 1803 में, और सिंधिया को 1804 में ये हड़प लेता है। और इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, इसको ध्यान रखिएगा। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय हुआ था, क्योंकि 1799 में हुआ था।
देखिए मिल रहा है ना, मैंने बोला टर्म पीरियड, मैंने गवर्नर जनरल के वीडियो में बोला है कि टर्म पीरियड ध्यान रखिएगा। 1798 के बीच में 1799 आया, तो चौथुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय हुआ था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा, वेलेस्ली के द्वारा ही कराया गया था। और 1802 में बेसिन की संधि इसी के समय हुआ था, अंग्रेजों एवं बाजीराव सेकंड के समय। और इसी वेलेस्ली को हम लोग बंगाल का शेर के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। तो वेलेस्ली के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थी हमने इसके बारे में जान लिया। अब लिटन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। लिटन का कार्यकाल आपको 1876 से लेकर 80 कार्यकाल माना जाता है। और लिटन काल एक तरह का उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार भी था। और इसका एक नाम पूछा जाता है ओवर मैरेडिथिन, तो पूछा जाएगा ओवर मैरेडिथिन किसका नाम था, तो याद रखिएगा लिटन का ही नाम था। और लिटन की एक खास बात है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, मुंह बंद करने वाला अधिनियम ये कहा जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन के समय आया था। और अलीगढ़ में एक एंग्लो प्राच्य विद्यालय की स्थापना 1875 में लिटन के समय। देखिए डेट मैच करिए, बीच में आ जा रहा है ना, तो इसे ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो ये हो गई, तो लिटन के बारे में भी आपने देख लिया, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपने लिटन के बारे में देख लिया। अब आगे गवर्नर जनरल आपको देखने को मिलेगा कर्जन। कर्जन के समय भी बहुत सुधार हुए थे। कर्जन का कार्यकाल कहा जाए तो 1899 से लेकर 1905 था। और कर्जन के कार्यकाल में ही बंगाल विभाजन हुआ था। 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना कर्जन के कार्यकाल में की गई थी, सर कालिन एस्कॉट मनक्रिफ की अध्यक्षता में। रेलवे आयोग की स्थापना रॉबर्टसन की अध्यक्षता में 1902 में बनी थी। 1902 में ही पुलिस आयोग फ्रेजर की अध्यक्षता में बनी थी। 1902 में ही विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रेले की अध्यक्षता में बनी थी। और 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको ASI कहा जाता है, इसकी स्थापना इसी के समय की गई थी। इसके अलावा बात किया जाए 1904 में, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था इसी के समय, क्योंकि 1904 इसी में आ जाएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में इसी के समय शुरू किया गया था। 1901 में एम्पीरियल क्रेडिट क्राफ्ट्स की स्थापना इसी के समय की गई थी। इसके अलावा बंगाल विभाजन मैंने बताया ही। और कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछा है कि कर्जन की शासनकाल की तुलना किससे, औरंगजेब से किसने किया है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे। इसके ऑप्शंस है, क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे कि निम्नलिखित में सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक से प्रारंभ किया गया था। कौन सा कूट क्या है आपका इसमें करेक्ट है, ये पूछा है। कूट को आपको क्या करना है, मैच करना है। तो इसमें क्या होगा करेक्ट आपका, इसमें अगर मैच करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सती प्रथा का अंत 1829 में, करेक्ट है। दास प्रथा का उन्मूलन माना जाता है, ये आयोग जो था इसी को लिया गया था। लेकिन दास प्रथा, ठगी प्रथा इसके समय, लेकिन दास प्रथा तो 43 में हुआ था उस समय। लेकिन कहीं ना कहीं आयोग कहा था कि शुरुआत इसके समय किया गया था, तो इसके समय माना है आयोग ने। और चौथा एक ऑप्शन है इसमें, ठगों को, गिरोह को दमन करना स्लीमन के सहयोग से, ये भी है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 1, 2 और 4 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहे हैं कि सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया। तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है, मैंने विलियम बेंटिक के बारे में डिटेल में बता दिया। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानूनन जुर्म घोषित किया था। अब किसी ऑप्शन के बारे में मैं आपको उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो हो चुका है, कर्नवालिस भी हो चुका, कर्नवालिस नहीं हुआ है, आपको कर्जन हो चुका था, उसके अलावा वारेन हेस्टिंग बाकी है और कर्नवालिस बाकी है। तो थोड़ा सा कर्नवालिस के बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद से हम आगे चलेंगे। तो कर्नवालिस के बारे में क्या क्या चीज़ें थी, इसको थोड़ा सा डिटेल में आप ध्यान रखिएगा कि कर्नवालिस जो था 1786 से लेकर 93 तक गवर्नर रहा था, और एक बार फिर ये 1805 में कुछ समय के लिए आया था। कर्नवालिस की खास बात क्या है कि भारत में न्याय सेवा, न्यायिक सेवा और पुलिस सेवा और सिविल सेवा, यूपीएससी वगैरह देख रहे हो, तो न्याय सेवा, उसके अलावा पुलिस सेवा और आपकी सिविल सेवा का जन्मदाता कर्नवालिस को ही कहा जाता है। उसके बाद से अस्थाई बंदोबस्त इसने 1793 में स्टार्ट किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1990 से 92 तक हुआ, वहीं 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसका कब्र कहाँ है, गाजीपुर में क्या है इसका कब्र है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या रहा, सारी बातें रही कर्नवालिस के बारे में, कर्जन के बारे में हो ही गया है। अब बचा एक वारेन हेस्टिन। वारेन हेस्टिन भी इंपॉर्टेंट है। तो वारेन हेस्टिन का कार्यकाल जो है 1774 से लेकर, ध्यान रखिएगा, 1774 से लेकर 1785 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। और वारेन हेस्टिन के समय क्या क्या चीज़ें हुई थी इसको भी ध्यान रखिएगा। इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर कहा जाता है। ये द्वैध शासन की शुरुआत इसी ने किया था, कब 1700 समाप्त किया था, कब 1700
65 में। तो पूछा जाएगा द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। इसी के समय रिंग फेंस नीति की शुरुआत इसी के समय किया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 1780 में द बंगाल गजट जो था, भारत का प्रथम समाचार पत्र जो था, इसी के समय जेम्स ऑगस्टिन हिकी के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है। 1781 में एक आपको कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। इसके अलावा इसके बारे में और खास बात देखा जाए तो 1784 में आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया। 1774 में इसी के समय एक सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है और इसी के समय गीता का अनुवाद अंग्रेजी में चार्ल्स विल्किंसन करता है। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा इसी के समय किया गया। इसी के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, टाइम पीरियड देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक होता है, मैंने पहले ही बताया था, इसी के बीच में आ गया। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध आपके 1700 मैसूर युद्ध पे आ जाते हैं 80 से 84 के बीच में, इसी के समय। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मंगलौर की संधि हुई थी। दूसरे के समय सालबाई की संधि हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसी के समय पारित हुआ। और जब बर्क द्वारा इंग्लैंड जाने पर वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो हो जाएगा विलियम बेंटिक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किसने अपनाई थी? तो आपको ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक जो नीतियां थी वो अपनाया गया था, इसको कहाँ गया भाई, लिटन है ना, लिटन के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। लिटन के बारे में सारी बातें भी हम जानेंगे। डफरिन के बारे में याद रखिएगा कि डफरिन के समय ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इतना ही जानना है। कैनिंग के बारे में ध्यान रखिएगा। कैनिंग के समय ही क्या किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय आया था। 1857 की क्रांति इसी के समय हुई थी। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिख रहा होगा आपको कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था? तो लॉर्ड लिटन किससे संबंधित नहीं था? मैंने अभी बताया कि स्ट्रेची कमीशन किससे संबंधित नहीं था, तो इसका हो जाएगा एल्बर्ट बिल जो था 1883 में आया था, उस समय रिपन का कार्यकाल था, तो ये नहीं था लिटन उस समय। शस्त्र अधिनियम वार्म्स एक्ट जो 1881 में आया था वही था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, यही था, यानी कहीं ना कहीं सबसे संबंध था इसका। लेकिन एल्बर्ट बिल जो था आपके रिपन के समय पास हुआ था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने सिंध को विजिट कर उस पर अधिकरण किया? तो ध्यान रखिएगा कि सिंध का विजिट कर किसने? नेपियर ने। क्या हो जाएगा? नेपियर। ठीक है। गवर्नर कौन होता था? एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है और थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसमें। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका मैकडोनल्ड जो था किससे संबंधित था? अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था, तो क्या हो जाएगा? अगस्त प्रस्ताव नहीं, मैकडोनल्ड जो था कम्युनल अवार्ड जो हुआ था उससे रिलेटेड था 1932 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कहा जाए कि लिंथेंगो का संबंध किससे था? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में। डलहौजी का संबंध किससे था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और चैम्सफोर्ड का संबंध किससे था? तो चैम्सफोर्ड का संबंध आपको था अद्वैत शासन से। तो यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा आपका, सी इज राइट आंसर। फोर्ड के बारे में ध्यान रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, या फिर कहे तो सहयोग आंदोलन हो गया, या फिर चंपारण सत्याग्रह हो गया, ये सारा चैम्सफोर्ड के समय ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने? रिंग फेस कहा जाता है इसको, तो वारेन हेस्टिंग्स ने, ध्यान रखिएगा, पहले मैं बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव। सेकंड था इसी के समय बेशिन की संधि 1802 में संपन्न हुई थी। ठीक है। अब 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट से रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करिएगा। कह रहे कि नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर इसमें क्या क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन पढ़िए कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। किसके बारे में कह रहा है? लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में। स्टेटमेंट ये सही है। उसके बाद कह रहा है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद से इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन नहीं भी बनते तो डरने की आवश्यकता नहीं है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। तो ध्यान रखिएगा कि ग्वालियर के सिंधिया जो ग्वालियर के थे, ग्वालियर को इसने नहीं मिलाया था, बाकी सबको मिलाया गया था। ऑलरेडी किसको किसको मिलाया गया था मैं आपको बता चुका हूँ। सतारा को मैंने बताया था 1848 में मिलाया गया था। ठीक है, सबका मैं डिटेलिंग ऑलरेडी करवा चुका हूँ। और उसके अलावा सतारा की बात तो मैंने कर लिया। सतारा के बाद से आपको अवध की बात किया जाए तो अवध का 1856 में कुशासन के आरोपी और सिंध को 1843 में मिलाया गया था। फिर एक प्रश्न आ रहा है उसी तरह का कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था। तो वही हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से। और ये देखिए फिर 69 क्वेश्चन रिपीट हो गया। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगातार सवाल आता है। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की जो फांसी हुई थी इनका लाहौर षड्यंत्र केस में हुआ था। और इनकी फांसी का डेट याद रहा, इसलिए कहे गवर्नर जनरल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारा डेट रिवीजन हो जाता है। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुई थी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था भाई, दिमाग लगाइए उस समय। अरे भाई 1926 से लेकर 31 तक किसका कार्यकाल था, इरविन का। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इरविन इज राइट आंसर। ठीक है, केवल मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इनको आपको 1877 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। उस समय जो था कंपनी से आपको शासन किसके पास चला जाता है, आपकी महारानी विक्टोरिया के पास चला जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। तो इस कौन था भाई, माउंट बेटन था। माउंट बेटन बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम इसको भारत का प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। स्टेटमेंट आधारित सवाल है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझे आशा है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि शांति प्रिय निधन करने का। तो ये ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा कि कहा जाएगा कि अपनी विनाश की तरफ जा रही है, लड़खड़ा के गिर रही है, सारा कर्जन ने कहा था। लेकिन सूक्ष्म लोगों की संस्था किसने कहा था, डफरिन ने कहा था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा ये आपके कौन था, पहले इसके आयोग का आंसर दिया जाता था लिटन का, लेकिन बाद में चल के कहा जाए कि इससे पहले भी 1859-60 में ये उपाधियाँ दी गई थी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसको मान लिया जाता है आंसर। ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस किए थे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे भाई, तो याद रखिएगा इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजागोपालाचारी। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर एक अगला चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कि कैसे अर्थव्यवस्था को ब्रिटिशर्स ने बर्बाद किया, उसके बारे में एक चैप्टर आपका फिर से स्टार्ट हो रहा है। और इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपियों वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था। तो ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग देखे थे, बिहार उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता था, तो बिहार ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है आपको पता है जमींदारों के साथ किया गया। जमींदार जो थे एक भाग अपने पास रखते थे और 11 भाग में से एक भाग अपने पास रखते थे और 10 भाग कंपनी को दे देते थे। इसको ध्यान रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में कर्नवालिस के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करने का, यानी कि कर का निर्धारण करने के लिए भारत में परमानेंट सेटलमेंट आपकी शुरुआत की गई थी। प्रश्न है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में, अपने फिर से अगर देखना है तो रिपीट कर लीजिएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त दक्षिण भारत में शुरू किया गया था। सबसे पहले किसके, मद्रास में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, मुनरो और रेड इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो इसमें क्या हो जाएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो जाएगा, क्योंकि रैयत किसान को कहा जाता था। और सारा प्रतिशत अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक बार डिस्कस किया कि किसमें कितना प्रतिशत हुआ करता था, सारा मैंने डिटेल में अभी बताया। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में 19% भूमि पे
क्षेत्र कौन सा था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाला क्षेत्र था। उसके बाद से दूसरा अगर बात किया जाए तो दूसरा हो जाएगा आपका दूसरा बंदोबस्त हो जाएगा आपका रैतवाड़ी बंदोबस्त 51% भूमि पे। इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा बम्बई और मद्रास में किया गया था। इसके अलावा 51% भूमि पे लागू था। तीसरा जो था आपका, तीसरे की बात किया जाए तो तीसरा आपका मेन था, आप रैतवाड़ी बंदोबस्त भी जान गए। उसके बाद से 51% भूमि पे लागू था। असम, कर्नाटक, मद्रास, मुंबई, दक्षिण भारत मुख्यतः इससे प्रभावित रहा। महलवाड़ी बंदोबस्त जो था मोहल्ले से किया जाता था, एक प्रधान के द्वारा। मैकेंजी इसका जन्मदाता था। 30% भूमि इस पर क्या थी? भूमियों पर लागू थी। इसके क्षेत्र कौन से? संयुक्त प्रांत यानी यूपी का आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब वाला क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मद्रास में रैतवाड़ी पद्धति को किसने शुरू किया था? तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि मद्रास में रैतवाड़ी बंदोबस्त को थॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो क्या हो जाएगा? थॉमस मुनरो और बेस्ट 2 लोग थे इसमें। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इसमें में बंगाल और बिहार भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 1885, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको हम लोग जानते थे किसके नाम से? वेथी के नाम से जानते थे कि जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध कर जो होते थे, जमींदार जो कृषक से मांगते थे उसको वेथी के नाम से जाना जाता था। और ये 2018 में सीडीपीओ में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे समाहित होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी ब्रिटिश होम चार्जेस में क्या होता था कि ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन जो थी भारत से ही दिया जाता था। भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, सैनिक चलाना, भंडार खरीदना, सबके भारतीय रेलवे के गारंटी बॉन्ड जो था इसी के द्वारा। यानी उपयुक्त में से ये नहीं होगा, लेकिन उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बम्बई योजना में प्रस्ताव था। बम्बई योजना में प्रस्ताव क्या था? इसमें से कहा गया उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई करेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, SN हल्दर इनका नाम था, जिन्होंने 1920 में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये जमशेदपुर में स्थापित जो है टाटा स्टील टिस्को जो है ना के कामगारों के साथ शुरू किया गया था। ये प्रश्न आ गया था कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1900 में पारित किया गया था। अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा उदारवादी दल। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो उदारवादी को लिबरल कहा जाता है। ठीक है, तो चुनाव इन्होंने लड़ा था, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन प्रथम खड़े होने वाले व्यक्ति कौन थे? वो उमेश चंद्र बनर्जी थे, WC, लेकिन वो चुनाव हार चुके थे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर आते हैं 1857 की क्रांति, जहाँ से हर साल फिक्स है 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही। और ये मेरे चैनल पर इसका डिटेल वीडियोज़ है, थ्योरी और MCQ, एक वीडियो है लगभग 1 घंटे का, आप उसको देख सकते हैं। हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का खोलिए, उसमें मिल जाएगा। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफलों को कब शामिल किया? ये टॉपिक भी पढ़े हैं आप। गवर्नर जनरल भी आप कमेंट करके बताइएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो दिसंबर 1856 में आपको भारतीय अंग्रेजों में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण 1857 की क्रांति और चिंगारी का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है आपको कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? तो आपको पता है 10 मई 1857 को इस क्रांति जो था मेरठ से शुरू किया गया था। लेकिन इसका सूत्रपात आपको पहले से ही पता है कि 29 मार्च से ही हो चुकी थी। 29 मार्च 1857 से, जब मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था कारतूसों का, और आपके बैरकपुर में इन्होंने विरोध किया था। और 34वीं इन्फेंट्री कि ये क्या थे? सैनिक थे। इसको ध्यान रखिएगा। 8 अप्रैल 1857 को बाद में इनकी फांसी हो जाती है। डिटेल में जाके देख लीजिए। फिर वही क्वेश्चन आ रहा है कि 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो मेरठ में स्टार्ट किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेरठ हो गया। कितने बार सीडीपीओ में भी पूछा है इसको। फिर से पूछा है कि 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ से। मैं बार बार क्वेश्चन को लिया हूँ ताकि आपको पता चल सके कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि गवर्नर जनरल कौन था भाई? वायसराय, जिसको कहते हैं कैनिंग था। ठीक है। अगर कहा जाए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्म क्या था? प्रधानमंत्री ब्रिटिश था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो इसमें जो था अधिकारियों की अक्षमता, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि विद्रोही बनाने का कारण क्या था, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, इससे लिए भी लोगों ने विद्रोह किया। जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी, इस पर भी विरोध किया गया। भत्ते की रोकथाम रोका गया, इसके लिए भी, लेकिन अधिकारियों की अक्षमता कुछ ऐसा कारण नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो 50 बार पूछा गया होगा बीपीएससी में। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। अगर सारा नेतृत्वकर्ता देख लिया जाए तो आपको ध्यान है कि पटना में पीर अली ने नेतृत्व किया था। अगर वहीं बात किया जाए, आपको इलाहाबाद में पूछा जाए तो इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। जगदीशपुर आपने बता ही दिया, कुंवर सिंह अमर सिंह। ग्वालियर में तात्या टोपे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में बेगम हजरत महल और इनका साथ उनके बेटे ब्रिजेश कादिर ने दिया था। कानपुर में तात्या टोपे का नाम याद रख सकते हैं, रामचंद्र पांडुरंग नाम था। और नाना साहब का नाम भी याद रखिएगा, कानपुर में नाना साहब इन्वॉल्व थे। दो पंत इनका नाम था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था और बहादुर शाह जफर को ही नेता के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का किस प्रांत से किया था, तो भाई बिहार से, करेक्ट सी। फिर वही क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो कुंवर सिंह, बी हो जाएगा। फिर से पूछा है कि 1857 की क्रांति बिहार में किसने नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह, सी हो जाएगा करेक्ट। नाना साहब को कानपुर बोला। तात्या टोपे और नाना साहब का योगदान कानपुर में था। मौलवी अहमदुल्ला के बारे में भी मैंने बताया, फैज़ाबाद में नेतृत्व किया था। हाँ, लखनऊ में पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति का विद्रोह लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था, बेगम ऑफ अवध। ठीक है, तात्या टोपे, नाना साहब कानपुर में, लक्ष्मीबाई झांसी में। फिर से क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, भाई कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेतृत्व की बात कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे देखा जाए तो कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों का नेतृत्व था, लेकिन यहाँ पर कुंवर सिंह ही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो ये जगदीशपुर के जमींदार थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो देखिए इसका हम लोग कहते हैं कि इसका करेक्ट आंसर आरा होगा, लेकिन आयोग ने पटना ले लिया था और वेरीफाई भी कर दिया था, लेकिन इसका आंसर जो है आरा ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह, करेक्ट हो जाएगा। कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह को हर तरह से पढ़ जाइए, चाहे जिस तरह से हो। जगदीशपुर, सी हो जाएगा। पूछा कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के, भाई जगदीशपुर के राजा कौन थे भाई, तो कुंवर सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने 1857 के क्रांति के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो इसमें से कौन थे जो सक्रिय भाग लिए थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई हो जाएगा। यानी कि इसमें आपके लिखा है नाना साहब भी लिए थे और बेगम हजरत महल भी लिया था। लखनऊ से मौलवी अहमदुल्ला, फैज़ाबाद से बेगम जीनत महल दिल्ली से। यानी सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे, यानी एक से अधिक के लिए ऑप्शन नंबर डी, ई करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि इसमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के लिए खिलाफ बगावत नहीं किया था, तो याद रखिएगा इसने सपोर्ट किया था किसने, हैदराबाद के निज़ामों ने, इन्होंने बगावत नहीं किया था। अगला प्रश्न है कि पटना के 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो क्या हो जाएंगे आपके ऑप्शन के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा कुंवर सिंह को, राजपूत कुंवर सिंह। फिर से वही क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई से लेकर 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ हुआ करता था, तो केंद्र कहाँ था, जगदीशपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था, तो आपको पता होगा इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और इससे कई बार सवाल पूछे गए। मोहम्मद अहमदुल्ला शाह, लास्ट में चल के इनका जो सर काट के चौराहे पे लटका दिया जाता है। 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्ज़ा गालिब नाम था इनका, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें देखिएगा तो बस तात्या टोपे हो जाएगा, ये गोखले नहीं होंगे, तिलक नहीं होंगे, भगत सिंह नहीं होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी, ग्वालियर में हुई थी, वहीं पे इनकी क्या है, समाधि भी स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कूट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो भाग किसने नहीं लिया था, तो भाई खेतिहर मजदूर लिए थे, कृषक भी लिए थे, लेकिन जमींदार और साहूकार अपने स्वार्थ के चलते ये लोग भाग नहीं लिए थे, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब कुंवर सिंह की बात अलग थी क्योंकि अंग्रेजों से वो स्वतंत्र थे। एक अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो स्टेटमेंट इसमें करेक्ट छांटना है आपको। सारे स्टेटमेंट को हम लोग
थोड़ा सा ध्यान से बारीकी से पढ़ते हैं। 1857 में दरभंगा डुमराव हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो इसमें करें कौन सही है, तो यही सही है। 1857 में डुमराव हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों की मदद पैसे से नहीं किया था, तो ये तो अपोजिट है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। 1857 में दरभंगा डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद आदमी को नहीं की थी, तो ऐसे इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा था, तो बस इसमें मुंगेर का प्रभावित रहा था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था, तो कुंवर सिंह के विरुद्ध किसे भेजा गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, सर ह्यूरोज को भेजा गया था। सॉरी, ये सी नहीं होगा क्योंकि ह्यूरोज का संबंध किससे था, रानी लक्ष्मीबाई का था, तो इसमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो क्या नाम था उसका, विंसेंट आयर उसका नाम था, तो इसका ऑप्शन ई करेक्ट होगा, कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने के नेतृत्व में बढ़ा था, तो लखनऊ में पता ही है आपको, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, तो इसके प्रमुख जो कारण था, प्रमुख कारण कहा जाए तो बी था, मुख्यतः पूछा है तो क्या हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से, क्योंकि कोई नेतृत्व करने वाला संगठन नहीं था और कोई इनकी सामान्य योजना भी नहीं थी, सबका अलग अलग हित था। जमींदार अपने लिए लड़ रहे थे, सैनिक अपने लिए लड़ रहे थे, खेतिहर मजदूर अपने लिए लड़ रहे थे, तो सबका अलग अलग हित था, इसीलिए क्या था, असफलता का एक सबसे बड़ा इस आंदोलन का कारण यही माना जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह की विफलता में निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, तो इसका अगर कारण देखा जाए तो पहला होगा अंग्रेजों की सैन्य, इसमें से कौन सा सही उत्तर है, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, तो कह रहे हैं कि कौन सा कारण थे, तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता ये हो जाएगा। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों का समर्थन, यानी कि इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त समाज के सभी वर्गों का समर्थन, नहीं सभी नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखा जाएगा ध्यान से इसको, अंग्रेजों का सैन्य श्रेष्ठता तो था ही, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम योजना नहीं थी, ये भी सही है। समाज के सभी वर्ग से समर्थन का अभाव, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से सभी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन कह रहे हैं कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, ये स्टेटमेंट है आपका। और आगे कारण दे रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतराते रहे, तो ऑप्शन ए सही है, कथन भी, और उसका क्या है, स्पष्टीकरण भी सही है, दिया गया कारण भी सही है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे हैं कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 1858 को। प्रश्न वही है कि अब निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा सुनाई थी, तो इसका करेक्ट आंसर वही हो जाएगा, 1 नवंबर 1858 हो जाएगा। पीछे वाला क्वेश्चन टीआरई का था, देखिए कहीं ना कहीं रिपीट किया है क्वेश्चन, तो शिक्षक भर्ती वाला क्वेश्चन भी बीपीएससी वाला उसमें रिपीट कर रहा है, इसमें का उसमें रिपीट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया, किन प्रांतों से, गोरखा, सिख एवं पंजाबी एवं उत्तर प्रांत से, पंजाबी उत्तर प्रांत से, क्योंकि गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत को ये लोग पहले से भड़का के रखे थे और कहीं ना कहीं इसमें इनका सहयोग किया था उन्होंने। सैनिकों के संगठन के पील कमीशन आयोग की गठन किया गया था, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि आउटरम और टेलर ने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किसने क्या कहा था, सारा मैं डिटेल में आपको बोल दे रहा हूँ। इसमें जो था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, बी.डी. सावरकर ने कहा था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और किसने कहा था कि मजुमदार का स्टेटमेंट याद रखिएगा, 1857 की क्रांति थी जो ना प्रथम थी और ना पहली थी, ना एक तरह का स्वतंत्रता संग्राम थी। ये किसने, आर.सी. मजुमदार का स्टेटमेंट था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पूछता है कि 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न हुई थी, सर जॉन लॉरेंस ने ये बातें कहा था। और मुसलमानों का षड्यंत्र किसने कहा था, आउटरम और टेलर ने कहा था, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये ही इंपॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाँ, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि 1857 के किसने भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, वी.डी. सावरकर, ऑप्शन
ए हो जाएगा। इसे रिपीट किया वही क्वेश्चन की प्रथम भारतीय 1857 की क्रांति को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर वी.डी. सावरकर ही हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन को टीआरई में पूछा गया है, कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है इधर से उधर। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के भारतीय फौज के नौ संगठित से संबंधित था, तो क्या हो जाएगा पील कमीशन, अभी ने बात किया था पील आयोग हो जाएगा। एक स्टेटमेंट है कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं से है, और ये स्टेटमेंट कौन दे सकता है आपको पता ही है कि कुंवर सिंह दे सकते हैं, बाकी कोई दे नहीं सकता है। किसने 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ, किसने कहा था इस स्टेटमेंट को, तो याद रखिएगा डॉक्टर एस.एन. सेन ने। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यही थे सारे क्वेश्चन साथियों। अब इसके बाद ये पार्ट आपका 1 है, इसके बाद से पार्ट 2 हम लेके आएंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि हमको पार्ट 2 लाना चाहिए कि नहीं। जितना जल्दी, जितना अधिक कमेंट आएगा, जितना अच्छा आप इस पर प्यार दीजिएगा, उतना जल्दी ये पार्ट आने वाला। वैसा होगा तो आज ही आ सकता है वो भी पार्ट। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा, और कमेंट करके बताइए कितना आपने क्वेश्चन सही किया, आप ये भी बताइएगा। कॉपी पेन वगैरह लेके आपको नोट भी करना चाहिए था, अगर नहीं किए होंगे तो फिर दोबारा देख के फिर से कर सकते हैं, या अगले वीडियो में कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहे हैं, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल पर सारे वीडियोज हर सब्जेक्ट के डाले जा रहे हैं, और 17 बीपीएससी के फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलाए जा रहे हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।